शाहे खूबा तू जाने जाना, तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। हुलने दिन यूसुफ नो खुद आप ही बिक जांदी, मुलने दिन यूसुफ नो मुलने दिन यूसुफ नो खुद आप ही बिक जांदे। तकले दी सुलेखा जे तकले दी सुलेखा जे तस्वीर मोहम्मद दी ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे, सब देखे मगर तेरे सब देखे मगर तेरे कदमों में पड़े देखे। हाँ मैंने ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। और शायर कहता है कि जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है, कि जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है। और सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है, सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जहां यारो है दोनों जहां यारो, जागीर मोहम्मद की ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान कंज़ा अल्ताफ़ रमज़ान ट्रांसमिशन की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान में आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि अपनी इस ट्रांसमिशन में आपको रमज़ान के फ़ज़ाइल के साथ साथ दुनियावी चीज़ों से भी अवेयर करवाते चलें। हम यहाँ पर ऐसे गेस्ट बुलाते हैं जो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट हों और जिनकी गुफ्तगू बहुत ऑथेंटिक हो, ताकि हम आपसे शेयर कर सकें ज़िंदगी के दीगर मामलात और पहलू भी।
रमज़ान का बाबरकत महीना, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के हवाले से एक मुसलमान की ज़िंदगी में एक इंतहाई मुनफरद हैसियत रखता है। इस रमज़ान के महीने में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने अल्लाह को राज़ी कर लें। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर मुसलमान चाहता है कि मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मुझे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो जाए। हम इसमें कोशिश करते हैं हम अपने तमाम तर फ़राइज़ को बखूबी अंजाम दे सकें। हम अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास के लोगों का, अपने दोस्तों का ख्याल रख सकें। हम इसमें कोशिश करते हैं ऐसे जो लोग हेल्प जिन्हें चाहिए या जो लोग मुसीबत में हैं, जो लोग परेशानी में हैं, हम उनके साथ खड़े हो सकें। हम कोशिश करते हैं कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में बहुत सारे लोग जो मुश्किलात से दो चार हैं, उनका सहारा बन सकें। हम कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छे मुसलमान बन सकें। हम कोशिश करते हैं कि हमें एहसास का जज्बा पैदा हो। हम कोशिश करते हैं कि हम शफ़क़त से पेश आएँ। हम कोशिश करते हैं कि हम मोहब्बत का रवैया अख्तियार करें। और एक मुसलमान होने की हैसियत से हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि रमज़ान के इस महीने को अपने लिए बरकतों और नेमतों से लबरेज़ पाए। और जहाँ तक बात है इस्लाम के इस सेक्टर की कि रमज़ान में ही क्यों, तो ये भी हम कहते हैं कि रमज़ान बेसिकली एक ऐसा महीना है जो आपकी ट्रेनिंग करता है, जो आपको ख़ुद साजी की तरग़ीब दिलाता है, जो आपको अपना मुहासबा करने की तौफ़ीक देता है। तो क्यों सिर्फ़ इस रमज़ान में? रमज़ान के बाद भी तो हम मुसलमान ही हैं। रमज़ान के बाद भी तो आसपास के लोग वही लोग हैं। रमज़ान के बाद भी तो ये मुश्किलें वैसी ही हैं। तो हमें अपने आप को ये तरग़ीब देनी है कि रमज़ान के बाद भी हम उन लोगों से जुड़ें और उन लोगों का सहारा बनें और उन लोगों के काम आएँ। हम अपनी तरफ से जो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं इस माशरे में, वो हमें करना होगा। हमें अपने हैंड से पॉजिटिव चीज़ें कन्वे करनी है ताकि माशरे में मुस्बत रवैयों की तरग़ीब दी जा सके। जी मलिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मज़हर मलिक और आप देख रहे हैं रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात ईमान रमज़ान। जैसा कि किन्सा ने एक पूरी तमहीद बात कि मकसद क्या है इस माह रमज़ान का। माह रमज़ान वो ट्रेनिंग सेशन है जो हमें 11 महीनों की आगे भी तरग़ीब देता है। आज वही हमारे मोहल्लेदार वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, अड़ोस पड़ोस वही रहते हैं, मगर हमारे रवैये चेंज हो जाते हैं रमज़ान के बाद। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने रवैयों को, अपने बिहेवियर को हमेशा दूसरों के साथ पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का मफ़हूम है कि एक साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की निशानी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकीज़ा कलाम और खाना खिलाना। फिर साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, ईमान की निशानी क्या है? आपने फरमाया, सब्र करना और सखावत करना। तो ये वो 4 पॉइंट हैं जो हमें रमज़ान में पूरी तरह हमारी ज़िंदगी में इनका अक्स नज़र आता है। हम सब्र भी कर रहे होते हैं, हम सखावत भी कर रहे होते हैं और हम लोगों को खाना भी खिला रहे होते हैं और लोगों की अच्छे अखलाक से भी पेश आ रहे होते हैं, अपने कलाम को भी पाकीज़ा कर रहे होते हैं। और यही 4 पॉइंट लेकर हमें ज़िंदगी को और आगे अगर ले जाएं तो बाकी मादा जितने 11 महीने होते हैं उनके हर दिन हर लम्हे भी हमें यही रवैया अपनाना चाहिए, क्योंकि इसी रवैये की बुनियाद रख दी गई है इस्लाम और ईमान की। तो ये रवैये हमारे जो हैं हमेशा पॉजिटिव रहें, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ, मोहल्लेदारों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ, और ख़ुसूसन वो लोग जो हमसे नाराज़ हो गए उनको मना लीजिए, उनको माफ़ कर दीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए। ये वो महीना है और इस महीने के आखिरी अय्याम हैं। दूसरा अशरा का आज आखिरी दिन है। कुरान पाक में मफ़हूम है अय्यामिन मादूदात, गिने हुए चंद दिन। 2 अशरे बीत गए, 1 अशरा बाकी है, उसके भी शायद 9 दिन हों या 10 दिन हों। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में इस रमज़ान को हमेशा की तरह रखे और हमारी ज़िंदगी संवर जाए। क्या बात है, बहुत खूब। और हमारे साथ हमेशा की तरह यहाँ बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट मौजूद हैं। मैं उनके तारुफ़ की तरफ चलूँगी। हमारे बाईं जानिब यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, जो कि कराची साइकेट्रिक हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और अब रमज़ान में डॉक्टर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं उसको भी थोड़ा सा आपको डिफ़ाइन कर दूँ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब इंसान रोज़े रखता है, बेसिकली मुसलमान जो प्रैक्टिस में तो होता नहीं है रोज़ों में, तो ज़ाहिर माह रमज़ान में रोज़े रखता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है रोज़ों की। लेकिन हमारे जो माशरती रवैये हैं ये बहुत इरिटेट कर देते हैं लोगों को। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बड़ी मेरा जुमला
मे बी पॉसिबल बहुत सारे लोगों को नेगेटिव भी लगता होगा, लेकिन जो हकीकत है वो यही है कि कराची में प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा कराची है। तो उसमें जो रवैये हैं वो लोगों को बहुत इरिटेट कर देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम इसको बेहतरी की जानिब लेके जा सकें। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है ना वो इंसान की मेंटल हेल्थ पे पड़ता है। तो डॉक्टर साहब को हमने इसीलिए इनवाइट किया है कि आज हम थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी गुफ्तगू करेंगे कि मेंटल हेल्थ पे जो इफ़ेक्ट पड़ता है इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन्हीं के साथ हमारे पास यहाँ मौजूद है नूर हुदा, जो कि बिज़नेस एग्जीक्यूटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। हमारे दाएं जानिब बहुत ही रेप्यूटेड गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी शख्सियात हमारे साथ आज मौजूद हैं। लियाकत अली साही साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं CBA के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर। उन्हीं के साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, एक बहुत बड़ी ज़ात हैं अपने आप में, बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं और बहुत मशहूर मारूफ एक नाम है सरदार मोहम्मद अब्बास खान साहब, जो कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव एंड पैटर्न एंड चीफ़ हैं पाकिस्तान सराइकी लीग के, और इसके अलावा इनका ताल्लुक पॉलिटिक्स से भी है, ज़राअत से भी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेहमानों के तारुफ के बाद हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और सवालात की तरफ जाएंगे। जिस तरह का मैंने आपको कहा, आज जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं वो अपनी अपनी फील्ड की एक्सपर्ट हैं, और हमारे माशरे में एक जो सबसे मेन मसला, जो अहम मसला आजकल चल रहा है वो है पाकिस्तान की इकनॉमी। पाकिस्तान की इकनॉमी बजाय ग्रूम होने के जो है वो नीचे जा रही है, और उसकी वजह कहीं ना कहीं मईशत का जो है ज़वाल है, और क्यों है कैसे है इसमें तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं वक्त ज़ाया किए बग़ैर लियाकत साहब की तरफ मुतवज्जा होंगी कि पाकिस्तान की इकनॉमी के ऊपर हम उनसे बात कर सकें, क्योंकि उनका ताल्लुक़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी रहा है। तो सर मुझे बताएं, इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी स्पेशली कराची की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बजाय हम बेटरमेंट की तरफ जाएं, हम पीछे आ रहे हैं। हम एक तरक्की याफ्ता शहर होने की निस्बत तरक्की पजीर की कैटेगरी में फ़िट हो गए। तो क्या इसमें क्या रोल है? मईशत तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, तो फिर वजह क्या है? एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का इट्स ऑनर फॉर अस सर कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है। बाकी कोलीग्स भी हैं, सबको मेरा सलाम। कराची पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसकी ये रीढ़ की हड्डी है। बेशक बेशक। और इस शहर को अक्सर हम कहते हैं गरीब परवर शहर है, कि इसमें फुटपाथ पे भी सोया हुआ बंदा आपको मिलेगा जी, और डिफेंस के बंगले में भी सोया हुआ आपको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही और फरमाया। इसमें आप रेडी पे चावल खाता हुआ भी आपको एक नजर आएगा, और आपको जो है PC के उस 5 स्टार होटल में भी नजर आएगा। तो ये इस शहर की एक खूबसूरती है कि इसमें जो है इस तरीके के लोग समा जाते हैं, और हर तरीके के लोग जो है। अब बदकिस्मती के साथ कराची के साथ लोगों ने खुद ज़्यादती कर ली। कुछ लोगों ने पॉलिटिकली लसानी बुनियादों पे, पहले मजहबी बुनियादों पे बड़ी लड़ाई होती थी, कत्लो गारत होती थी। जी जी बिल्कुल। और फिर लसानी बुनियादों पे ये शहर जो है मेरा ख्याल है 15-20 साल उसकी लपेट में रहा। उसका नतीजा ये निकला कि शहर की जो तरक्की होनी थी, जो शहर के जो बच्चे थे, जिन लोगों ने हाथ में कलम लेके किताबें लेके अदारों में जाना था, इस मुल्क को आगे बढ़ाना था, उनके हाथों में कलशनकोफें पकड़ा दी गई। बेशक बेशक। और ये वही शहर जो दुनिया जो इस शहर को जो है वो एक टूरिज्म शहर समझती थी जी। और आप देखें ना, इसके बाद जब दुबई डेवलप हुआ है तो वो सारे लोग फिर उस तरफ जाने शुरू हो गए, वरना लोगों का कराची में पड़ाव पड़ता था सारा के सारा जो है। पंजाब से हो, पूरे पाकिस्तान से हो, दुनिया से लोग, बाहर से भी लोग आते हैं। तो इसको नज़र लग गई, मैं तो ये कहूँ नज़र लग गई शायद। लेकिन बहरहाल अब काफ़ी बेहतरी की पोजीशन में हम हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा एडवर्स सूरत हाल सी उससे हम बाहर निकल आए हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का हमेशा बहुत बड़ा किरदार होता है। हम सियासी लोगों को गालियाँ देते हैं, ये एक मुनासिब रवैया नहीं है। बुनियादी तौर पे हमें कारकर्दगी के ऊपर बात करनी चाहिए कि अगर एक पार्टी इंतखाब जीत के आई है
वो परफॉर्म करे। जी अगर वो परफॉर्म नहीं करती तो जाहिर है लोगों के पास वोट का हक है, लोग अगले इलेक्शन में उनको जो है रिफ्यूज कर रिफ्यूज करते हैं दूसरे लोगों। अब हमारे यहाँ ये कल्चर बन गया कि भाई ये सिंधी है तो मैंने सिंधी को वोट देना है, ये पंजाबी है तो इसने पंजाबी को देना है, ये महाजर है तो इसने महाजर को देना है, इसने बलोच है। अब उस तकसीम ने इस कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। बेशक, बिल्कुल आपने जो बुनियादी तौर पर इस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। देखिए दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होता है और उसका जो फ़िलासफ़ी है वो ये है कि आप 25% रिप्लेसमेंट करते हैं। जी अगर आप 25% ईयर वाइज उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे सेवरेज है, पानी की लाइनें हैं, आपके रोड्स हैं, तो आपके 5 साल के पीरियड में वो टोटली रिप्लेस हो जाता है। जी जब वो टोटली रिप्लेस हो जाता है तो फिर आप ज़ीरो से फिर शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है तबाह नहीं होता, वो क्लैप्स नहीं होता। कराची जो है ये क्लैप्स हो गया। बिल्कुल। कराची के 20, 25, 30 सालों में यहाँ कोई काम हुआ ही नहीं। आपका सेवरेज क्लैप्स हो गया, आपके वाटर लाइन क्लैप्स होगी, आपके नालों के ऊपर आप लोगों ने इंक्रोचमेंट कर लिए। जी जो नाले थे, जो बरसाती पानी जहाँ से निकलना था, जहाँ से वे थे, उसके ऊपर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी। जब बारिश आती है तो लोग डूब जाते हैं। तो बुनियादी तौर पे यहाँ जो मैकेनिज्म जो उसका आपका अकाउंटेबिलिटी का है वो नहीं था और उसकी वजह से ये ख़राबी होगी। और अगर किसी गवर्नमेंट ने देखे ना, अभी अब इंक्रोचमेंट की हम बात करते हैं, हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आप रेजिडेंस एरियाज़ के में कमर्शियल बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। जी कमर्शियल मीन के आप किसी प्लाट को तोड़ेंगे और उसके ऊपर आप प्लाजा बना देंगे, उसकी जो है सब रजिस्ट्रियाँ देनी शुरू कर देंगे। सही। अब रेजिडेंस एरिया में वो बिल्डिंगें बननी शुरू होगी जहाँ 500 बंदों के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस एरिया का बना हुआ था, वहाँ 3000 लोग आ गए। अब वो जो रजिस्ट्रियाँ देते हैं, आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें शामिल है करप्शन में, आपका बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट उसमें शामिल है, आपके जो अदारे उस मैकेनिज्म के अंदर आते वो इसमें शामिल है। वो रिश्वतें लेते हैं, उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं और फिर वो इलीगल उसकी रजिस्ट्रियाँ भी करवाते हैं। अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। सर ये आपकी बात में कतई कलामी की माजरत चाहूंगी, ये लियाकताबाद इसका मुंह बोलता सब। लियाकताबाद पूरी कराची शहर ऐसा ही मैं तो अपने एरिया की भी बात कर रहा हूँ। शहर ऐसा ही जल रहा है। आप पूरे शहर में चले जाएं जहाँ ये जो अजाब नाजल हुआ है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के दोबारा भी एक जजमेंट आई है, वज़ीर आला ने भी बात की है, मेयर ने भी बात की है। मैं ये समझता हूँ कि इसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। आप अपने रेजिडेंट के लिए 4 मंजिला बनाएं, 5 मंजिला बनाएं, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। सही। बनाए, फैमिली है, 4 भाई हैं, 4 पोर्शन बन जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप बना के उनको सब लीज करके उसको जहाँ 4 रेजिडेंट्स होने वहाँ 12 बना के लोगों को बेच के चले जाएं और वो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। बेशक, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। अब पानी देखना, पानी हमारा K4 का जो ये प्रोजेक्ट है गुज़श्ता 8-10 साल से चल रहा है। आपका ये क्या इसको कहते हैं, ग्रीन लाइन ने क्या है जो फेडरल गवर्नमेंट ने दी है, ये 4-5 साल से ये जो चल रही है। अब उसमें फंड का रौला पड़ा हुआ है कि ये वफाक ने देना है या सूबे ने देना है। K4 में सूबे ने इतना देना है, वफाक में इतने देना है, पानी आ नहीं रहा। वो लाइनें जो थी वो तो सारी बंद हो गई। बिल्कुल जाहिर है वहाँ अब तो वो पानी बंद हो गया। अच्छा, टैंकरों के जरिए पानी मिल जाएगा, आप टैंकर मांगेंगे 7000 का टैंकर आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप लाइन के जरिए पानी लेंगे तो वो गंदा पानी है, सारा सेवरेज। मेरे अपने इलाके में 2020 में उस वक्त सईद गनी नया मिनिस्टर बना, ज़रा वो हमारा कुलीग था। मैंने उसको कहा कि यार ये पानी की लाइनें सेवरेज, गंदा पानी लोग पी रहे हैं, ये ख्याल रखें इसका। वो 11,87,00,000 का बजट मंजूर करा दिए। लाइनें भी चेंज होनी है और सेवरेज भी होना है, रोड भी बनने हैं। बीच में मेरा ख्याल को 1.5 साल वो काम हुआ, 30% काम हुआ, वो ठेकेदार भाग गया, रोड खोदे हुए हैं, लाइनें उधर ही हैं, ठेकेदार का कोई पता नहीं हो। हमने उसको प्रोब करवाया कि ये पैसे कितने रिलीज हो गए, पता चला कि सिर्फ 87 लाख बचे हैं, बाकी वो पैसे भी ले चुका है। अब मैंने मेयर साहब को लिखा है, वज़ीर आला को लिखा भी, इसकी इंक्वायरी करें, ये आवाम का क्या कसूर है। ये तो इंतजामिया का अब देखिए कितना बड़ा अलमिया है ना। अब इसका जिम्मेदार कौन है भाई? देखिए ना, वाटर कॉर्पोरेशन के जो अदारा है,
दे आर द रिस्पॉन्सिबल कि आपने किसी को अवार्ड किया है टेंडर, आप उसकी इन्फोर्समेंट अगर नहीं कराते तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। बिल्कुल। अब मेरे टैक्स के पैसे मेरी जेब कट के जो जा रही, देखे ना, अब टैक्स जो है 35% टैक्स जो है सैलरी पेड भी दे रहा है जी, कारपोरेट वाले भी दे रहे हैं। ऐसे ही। आप अपने कारोबार वाला 35% टैक्स दे देगा, तनख्वाह जो एक लेता है बंदा वो 35% टैक्स दे देगा, तो वो अपने बच्चों को क्या कफालत करेगा, वो इस माशरे में किस तरीके से जो है उसको अपने आप को सर्वाइव करेगा। हमने एक सर्वे करवाया था आई थिंक कि 2014 में या 15 में, उसमें मैं बोर्ड का मेंबर था सिंध का, तो हमारी कन्फेडरेशन एक थी, उसने करवाया था कि 5 मेंबर फैमिलीज के ऊपर क्या उसकी सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। जी जी जी। तो वो ये आई थी कि अगर उसके माँ बाप है, 2 बच्चे हैं, खुद मियाँ बीवी हैं, तो उसके लिए वो मिनिमम सैलरी कम से कम 72,000 होनी चाहिए। ये एवेल्यू अब उसमें था क्या, उसने किसी हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, उसने बाई एयर सफर नहीं करना, उसने कार में सफर नहीं करना, एक मुतवस्सित तबका हो गया। उसने लग्जरी जो है वो कपड़े नहीं पहनने, आम जिंदगी वो गुजारेगा, तो तब जाके उसको इसमें गुजारा 72,000 की सैलरी मिनिमम वेज उस वक्त डिटरमाइंड हुई थी कि इतनी होनी चाहिए। आज सूबाई और वफाकी हुकूमतें 40,000 मिनिमम वेज की बात कर रही हैं, वो ऐलान किया, उस पर अमल ही नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपके है। अपने चैनल में 40,000 लोगों को मिनिमम वेज नहीं बिल्कुल, दिया। आपने नहीं, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। गवर्नमेंट के अपने इदारों में पुलिस और रेंजर्स की बातें उनको भी नहीं मिलती। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि तो ये मुल्क daily का जो बुनियादी मसला देखिए इन्फोर्समेंट का है। wages- जी आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहता है कि आपका आर्टिकल 3 कहता है कि आपने एक्सप्लॉयटेशन खत्म करनी है, साल खत्म करना है। आप मुझे बताएं 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, आज हम 2026 में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ी है। बिल्कुल। आपके कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा बना हुआ है। आप बहुत जबरदस्त है, एनफोर्समेंट की लेकिन हालत है। जिद्दत तो हर चीज की जरूरत है ना। उसकी खराबी कहाँ है, उसकी खराबी पार्लियामेंट में है। पार्लियामेंट के पास बहुत पावर है। आज पार्लियामेंट चाहे, इस मुल्क में 2.5 करोड़ मजदूर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, जी जिनको ना सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना उनको राइट ऑफ एसोसिएशन है, ना उनको जो है वो मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ना उनको मिनिमम वेज मिलता है। अगर पार्लियामेंट की कमेटी जो है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ जो है जो बनाया हुआ है उसके ऊपर अमल दरामद कर ले तो ये सारे मामले ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात की आपने। लॉ इम्प्लीमेंटेशन बड़ा तो जरूरी पार्लियामेंट है। ने करना है ना। जी। पार्लियामेंट ब्यूरोक्रेसी के आगे वो उसको पंजाबी में कहते हैं घोड़ा बनी हुई है जी वो अंगूठे लगा रही है, उनके अपने काम चल रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल इस वजह से पॉलिटिकल लोगों पे तनकीद होती है। हम खुद शुद्ध सियासी वर्कर हैं, हम ये समझते हैं कि पार्टियों के अंदर एक डिबेट होनी चाहिए। पार्टियों के अंदर जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो कुछ लिख पढ़ सकते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। और लोगों को वोट देते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक बंदा विगो 2 गाड़ियां लेके 10 गाड़ लेके आएगा, उसको वोट दे देंगे। एक बंदा उनको जो है वो कानूनी और अखलाकी और उनके ऊपर जो उनका राइट की बात करे, कहते उसको इसको तकरीरें करता बोले है। खुद पैदल है, इसमें हमारा क्या करना है। दोनों तरफ ही ऑप्शन जी, रहता है। ये दोहरा म्यार हमारी आवाम का भी है। नहीं, बहुत अच्छी हम बात अपने आपने वोट की पर्ची के साथ इंसाफ नहीं करते और बाद में हम घर की दहलीज पे बैठ के आंसू बहाते हैं कि जनाब मेरे पे पानी नहीं आ रहा नहीं, है। आपने इसी बात बड़ा को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। जी जी हमारे साथ जो सरदार साहब मौजूद हैं, बिल्कुल इनकी भी तो फील्ड सरदार है। साहब की तरफ जाते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची दुनिया का वर्स्ट सिटी में 3रा नंबर है। अब ये अंदाज़ा लगाइए कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दुनिया के कितने ममालिक होंगे, उनमें कितने शहर होंगे और कितने उसमें मेट्रोपॉलिटन होंगे, उसमें बदतरीन हालत में कराची का 3रा नंबर आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो 25-30 साल से कोई काम नहीं हुआ, रोड सारे ख़त्म हो गए, जैसे सरदार साहब ने भी फरमाया, तो ये मामला सारे शुरू कहाँ होते हैं और हम किसी अवाम को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। साफ ज़ाहिर है इन्फोर्समेंट तो हर तरह के लिहाज से इदारों ने करनी है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाम दो भैया का नस्ताईन। आपका सवाल बड़ा ही पेचीदा किस्म का है, तो आपने हर चीज़ को जो है ना मेरे से उसको एक्सप्लेन करने की करें। सही साहब ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है, बहुत खूबसूरती से। आप इसी को कंटिन्यू पॉलिटिकल मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि मैंने कराची को धुलता देखा है। ये शहर दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर था। बेशक
इसमें जब से ये उर्दू स्पीकिंग जो लोग थे, जिसको हम हाजिर कहते हैं, जो माइग्रेट करके आए थे, ये तमीज़ व तमद्दुन में गहवारा होते थे। इतने शाइस्ता लोग, इतने नफीस लोग कहीं नहीं पाए जाते थे। बिल्कुल। इनके मुंह से फूल निकलते थे और इन पे काम किया गया। और कराची शहर को कहते थे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते थे। और हमारी पंजाबी में एक मिसाल कि गरीब दी माँ है, बिल्कुल जो भी आता था ना, गरीब परवरिश, गरीब दी माँ। हम बिल्कुल बेशक बेशक। हर एक अपना अपना एक्सप्लेन करने का वो होता है। वो यहाँ पे हर आदमी आके जो था ना, फ्लरिश होता था और माशाल्लाह सेटल हो जाता था और काफ़ी प्यारा सा। और सिंधी बड़े खूबसूरत लोग थे। जी। ये जब से इस पे काम किया गया है ना, उर्दू स्पीकिंग सबसे पहले उन पे काम किया गया। उनको वायलेंस जो सही साहब ने फरमाया कि किताबों की जगह उनको मतलब उधर ट्रिगर कर दिया गया। तो ये जब से ये सिलसिला शुरू है, लियाकत अली खान साहब, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँगा। जी 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 जी। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उनको जब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, उनके पास कराची में कंस्टिट्यूंसी नहीं थी। ठीक है। ये आपके जितने महाजरीन, जिनको आजकल कहते हैं सेटलर्स जिनको कहा जाता है, जी। ये पूरे पंजाब में इनको ज़मीनें भी मिली थी, क्लेम मिले थे, दुकानें मिली थी और सबसे कॉस्टली जगह थी तो शहरी प्रॉपर्टी मिली थी। तो लियाकत अली खान साहब ने इनको कहा कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन कहाँ से लड़ेगा नेक्स्ट टाइम, ये तो आ गया। उन्होंने इनको यहाँ कहा कि कराची आ जाए, ये सारा आपका फेडरल भी एरिया जब उस वक्त आबाद हुआ। मेरे वालिद साहब को कहा गया था, एक वहाँ पे राणा साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर होते थे, 300 घर हमने अपने गाँव में बात किए थे। बाय वर्च्यू ऑफ मतलब क्या, जिसको सो कॉल्ड फ्यूडल कहते हैं या जागीरदार कहते हैं, जी। मैं उसको लैंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने लैंड का चीफ भी हूँ। फिर मेरी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान सराइकी लीग, जी जी। तो हम उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हमारे साथ इसी साल बहुत हुआ है। तो जब ये सब लोग यहाँ पे आ गए, टोटल उधर से अपनी प्रॉपर्टीज बेच के उनको रीसेटल किया गया यहाँ पे, दोबारा प्रॉपर्टीज भी नहीं। सही। तो जो ये एक कॉन्सेप्ट है ना कि इनके साथ ज्यादती हुई है, इनका वो वहाँ रह गया, ये रह गया, जब गदर होता है ना तो ये सब कुछ होता है। बिल्कुल। जिस तरह आज आप देख लें ईरान में क्या हो रहा है, गाजा में क्या हो रहा है, बेशक बेशक। तो ये सही अब कह जिस तरह दुबई के साथ होने वाला है। जी। दुबई एक मतलब सिंबॉलिक सिटी बन गया था, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो वो तो ये इस किस्म की जो है ना मैस डिस्ट्रक्शन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब हमारे मुल्क के लोगों ने सारा पैसा लगा के $110 बिलियन दुबई में जाके पोकिंग कर लिया है। उनको कोई नहीं पूछेगा। बेसिकली मेरा ताल्लुक ज़राअत से है, कराची से हट के मैं उससे बात करूँगा। तो कराची को तो हमने खुद डिस्ट्रॉय किया। ये बात आइलैंड जहाँ में मेरी रिहाइश बात आइलैंड में है। सही। तो ये एक ऐसा एरिया था, यहाँ पे पानी बाहर बहता था। बिल्कुल सर बिल्कुल। जो सही साहब ने फरमाया ना, क्योंकि सही साहब की बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी पोलिटिकल एफिलिएशन भी कराची के साथ है, यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते हैं। जी जी। तो मेरे पुराने मेहरबान हैं, मेरे दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह हमारा वास्ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके तवज्जुह से हम इत्तेफाक से पता है 8-10 साल और यहाँ इकट्ठे हो गए। सर फिर ये क्रेडिट तो हमें जाता जी है। आपको जाता है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। तो वो सिस्टम जो सारा था ना, उसको इरोड इस तरह किया गया कि अब वहाँ पे हाई राइज बिल्डिंगें बनी हैं। काउंसिल ने स्टे ही रखा जी। कि नहीं बननी चाहिए। अब वही बात तो ये है कि बड़े बड़े घर थे, 2,000 4,000 घर बेंगलोर से, नवाबों के घर थे ये, पूरा स्टेशन के साथ यूँ करके आप देख लें सारा, वो सब बड़े बड़े नवाबों के घर थे। वो यहाँ 3 बंदे 4 बंदे रहते थे। अच्छा। जो सही साहब ने फरमाया है कि एक ही बिल्डिंग में अब 3,000 बंदा रह रहा है, 4,000 रह रहा है, तो उसको आप कैसे पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल। बिजली कितनी कंज्यूम हो रही है, पानी कहाँ से लाएंगे? फिर इधर माफियाज बन चुके हैं, कराची शहर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और हालांकि सब ने कब्र में जाना है। ऐसे ही है सर। किसी ने साथ कुछ नहीं लेके जाना। जब लेकिन अपने पर्सनल मफाद के लिए। सिकंदर आजम से जब पूछा गया था कि कोई एडवाइस कर दें, जो उसका लास्ट वक्त था ना, नियरिंग हिज डेथ, तो उसने कहा कि मेरे जो कब्र, मेरे जो है ना कफन से, कब्र से मेरे बाहर हाथ निकाल देना। वो सारे उसके जो थे ना, उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, इसको तो हम बड़ा वो फाते समझते थे, नॉनसेंस है, हम कह रहे हैं कोई गाइड कर हमें, और जी आगे कह रहे मेरे हाथ बाहर निकाल दें। तो एक तो पूछा जनाब इसकी कोई बताएंगे एथिक क्या है? उसने कहा देख ले मैं पूरी दुनिया का फाते हूँ और जा मैं खाली रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। सही। इस चीज़ को आप ले लेंगे ना जी, तो हम खुद बहुत, बाकी ये जो सही साहब फरमा रहे हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, उसको रन कौन कर रहे हैं? हम ही लोग रन कर रहे हैं जो पार्लियामेंट में गए हुए हैं। फिर वो पार्लियामेंट टेथलेस है, उनके दांत ही नहीं है। मेरे अपने घर से 9 मेंबर है माशाल्लाह, बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वी आर सिंपली फिल इन द ब्लैंक्स। अभी ये नया नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, ही वाज वेरी मच असर्टिव। जब से प्राइम मिनिस्टर आए तो वो उसको पता ही नहीं है भी कि नहीं है। अभी उसने कल एक करके कह दिया जी
मिनिस्टरों की तनख्वाहें काट लो, ये करो। भाई तुम करप्शन बंद करो, जिनकी दुबई में बिल्डिंग है उनसे लो। बिल्कुल सर, ये आपने दुरुस्त फरमाया कि जो करप्शन का बेसिकली उसको बंद नहीं करते, जो मुलाकात खत्म करें। हाँ, जी, वो जी, बात जी, करो। मुलाकात खत्म आप करें। अब एक आप महीने कह की रहे हैं, सैलरी अगर अच्छा, वो ये एक ना दिन करते ये हैं, जो क्या पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ना, ये शाही साहब एक मिनट, एक दिन में 75 अरब रुपया उन्होंने ऑयल कंपनीज के नजर कर दिया। बिल्कुल सर, ये और एक अंदाजा तारीख करें। का एक बहुत बड़ी बात आप है कि इनसे इतना तवक्को पेट्रोल- रखेंगे? देखिए जी, मैं मायूस हूँ, ना उम्मीद नहीं हूँ। जी अब क्योंकि हम नीचे लेवल पे आ गए, इससे नीचे हम जा नहीं सकते। वो हमारी एक मिसाल है जी, पंजाबी की मैं सुनूंगा, आपको समझ आती है कि नहीं आती, शायद ये तो पंजाबी लग रहे हैं। मुझे आती है। मैं भी समझ लूंगी अच्छा, सर, मी टू। वो कहते हैं कि फलां दी गुड्डी चढ़ी जाती है, चढ़ी जाती है, चढ़ी जाती है। जी तो एक मेरे जैसा मातड़ भी बैठा था वहाँ पे, उसने, अब मियाँ जी आसमान पाड़न तो रही ना, गाँव के यहाँ तो तल ही है आसमान। बिल्कुल तो बजा अब- फरमाया। अब हम तरक्की की तरफ जाएंगे, इससे ज्यादा हम गिर नहीं सकते, बिल्कुल। रेस्ट श्योर। सर, ये तो हम हर दिन सोचते हैं कि शायद हम इससे इंशाल्लाह। नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या है ऐसा कि रोज़ कोई ऐसा बम गिराया जाता है आवाम के ऊपर कि वो मतलब कराची की तारीख में कभी ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, या पूरी दुनिया में कि इतने ज़्यादा मतलब पेट्रोल की कीमत में एक ही बार में इतना ज़्यादा इजाफा। और फिर हम इसमें थोड़ा देखें, इसमें जायजा लें आप लोग। मैं थोड़ा सा कट ऑफ करूंगा, थोड़ा सा साहब की बात को बढ़ाऊंगा। वार जो हुई है ना, पेट्रोल चले उसको भी छोड़ दें, मुश्किल, लेकिन उसको ये- छोड़ हाँ। दें। जो साई साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट में डिबेट होनी चाहिए, मैं उसकी पादाश में थोड़ा सा आगे चलूंगा। हमारी एक ऑनरेबल मेंबर हैं, मैं भी राजपूत हूँ, वो भी शुमाइला राणा साहब हैं, शी इज एन MNA रिजर्व सीट। उन्होंने नेशनल हुक्का पे आके ये बात कर दी, एस्टोनिशिंग। वो कहती है अगर हम 110 रुपये बढ़ा दें तो आप क्या कर लेंगे? endorse करते हैं। लुक एट हर। और उसको किसी ने पूछा नहीं है। इसका मतलब है कि आप भूल जाएंगे, ये 110 तक ले जाएंगे। माइंडसेट पीछे से वही होगा। इशारा मिल गया। आपको देखो ना, इशारा मिल गया। आज एक छोटा सा आर्टिकल आया है कि ओगरा ने 85 रुपए पर लीटर बढ़ाने की सिफारिश कर दी। जी। भाई पैसे तो आपने पुराने रेट पे लिए हुए हैं। हाँ। कौन सी हमारे मुल्क में इमरजेंसी लगी हुई है? कौन सा अब पेट्रोल होता बच्चे नहीं है। स्कूलों में ना जाएं, ये तो वही जी। बात है ना कि आग लगी थी, उन्होंने कहा बाल्टियां जमा करा दो, बाल्टियां जमा करा दो। क्या खूबसूरत बात की है सरदार साहब ने। और वही बात है कि ये इन लोगों की ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमें इनकी गुफ्तगू में नज़र आ रही हैं। लेकिन हम इस गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। दोबारा यहाँ वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।